प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल साहित्य सागर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आचार्य चतुर सेन की लिखी कहानी दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। ये दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है जिसमें गहरे प्रेम के अलावा शाही मुगलई अंतरंग जीवन की और शाही निवास की झलक प्रस्तुत की गई है। तो शुरू करते हैं कहानी। गर्मी के दिन थे। बादशाह ने उसी फागुन में सलीमा से नई शादी की थी। सल्तनत के झंझटों से दूर रहकर नई दुल्हन के साथ प्रेम और आनंद की कलोल करने वे सलीमा को लेकर कश्मीर के दौलत खाने चले आए थे। रात दूध में नहा रही थी। दूर के पहाड़ों की चोटियां बर्फ से सफेद होकर चांदनी में बाहर दिखा रही थी। आराम बाग के महलों के नीचे पहाड़ी नदी बल खाकर बह रही थी। मोती महल के एक कमरे में शमादान जल रहा था और उसकी खुली खिड़की के पास बैठी सलीमा रात का सौंदर्य निहार रही थी। खुले हुए बाल उसकी फिरोजी रंग की ओढ़नी पर खेल रहे थे। चिकन के काम से सजी और मोतियों से गूंथी हुई उस फिरोजी रंग की ओढ़नी पर कसी हुई कमखाप की कुर्ती और पन्नों की कमर पेटी पर अंगूर के बराबर बड़े मोतियों की माला झूम रही थी। सलीमा का रंग भी मोती के समान था। उसकी देह की गठन निराली थी। संगमरमर की समान पैरों में जरी के काम के जूते पड़े थे जिन पर दो हीरे के धक धक चमक रहे थे। कमरे में एक कीमती ईरानी कालीन का फर्श बिछा हुआ था जो पैर रखते ही हाथ भर नीचे धंस जाता था। सुगंधित मसालों से बने शमादान जल रहे थे। कमरे में 4 पूरे कद के आईने लगे थे। संगमरमर के आधारों पर सोने चांदी के फूलदानों में ताजे फूलों के गुलदस्ते रखे थे। दीवारों और दरवाजों पर चतुराई से गूंथी हुई नाग केसर और चंपा की मालाएं झूम रही थी जिनकी सुगंध से कमरा महक रहा था। कमरे में अनगिनत बहुमूल्य कारीगरी की देश विदेश की वस्तुएं करीने से सजी हुई थी। बादशाह 2 दिन से शिकार को गए थे। इतनी रात होने पर भी नहीं आए थे। सलीमा खिड़की में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। सलीमा ने उकताकर दस्तक दी। एक बांदी दस्त बस्ता हाजिर हुई। बांदी सुंदर और कमसीन थी। उसे पास बैठने का हुक्म देकर सलीमा ने कहा, साकी, तुझे बिन अच्छी लगती है या बांसुरी? बांदी ने नम्रता से कहा, हुजूर, जिसमें खुश हो आप। सलीमा ने कहा, पर तू किस में खुश है? बांदी ने कांपते स्वर में कहा, सरकार, बांदियों की खुशी ही क्या। सलीमा हंसते हंसते लौटपोट हो गई। बांदी ने वंशी लेकर कहा, क्या सुनाऊं सरकार? बेगम ने कहा, ठहर, कमरा बहुत गर्म मालूम देता है। इसके तमाम दरवाजे और खिड़कियां खोल दे, चिरागों को बुझा दे, चटकती चांदनी का लुत्फ उठाने दे और वे फूल मालाएं मेरे पास रख दे। बांदी उठी। सलीमा बोली, सुन, पहले एक गिलास शरबत दे, बहुत प्यासी हूं। बांदी ने सोने के गिलास में एक खुशबूदार शरबत बेगम के सामने ला धरा। बेगम ने कहा, उफ, ये तो बहुत गर्म है, क्या इसमें गुलाब नहीं दिया? बांदी ने नम्रता से कहा, दिया तो है सरकार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस्तंबोल और मिला। साकी गिलास लेकर दूसरे कमरे में चली गई। इस्तंबोल मिलाया और भी एक चीज मिलाई। फिर वो सुवासित मदिरा का पात्र बेगम के सामने धरा। एक ही सांस में उसे पीकर बेगम ने कहा, अच्छा, अब सुना, तूने कहा था कि तू मुझसे प्यार करती है। सुना कोई प्यार का गाना? इतना कह और गिलास को गलीचे पर लुढ़का कर मदमाती सलीमा उस कोमल मखमली मसनद पर खुद भी लुढ़क गई और रस भरे नेत्रों से साकी की ओर देखने लगी। साकी ने वंशी का सुर मिलाकर गाना शुरू किया। बहुत देर तक साकी की वंशी की ध्वनि कमरे में घूम घूम कर रोती रही। धीरे धीरे साकी खुद भी रोने लगी।
सलीमा मदिरा और यौवन के नशे में चूर होकर झूमने लगी। गीत खत्म करके साकी ने देखा, सलीमा बेसूध पड़ी है। शराब की तेजी से उसके गाल एकदम सुर्ख हो गए हैं और तांबुल राग रंजित होठ रह रहकर फड़क रहे हैं। सांस की सुगंध से कमरा महक रहा है। जैसे मंद पवन से कोमल पत्ती कांपने लगती है, उसी प्रकार सलीमा का वक्ष स्थल धीरे धीरे कांप रहा है। प्रस्वेद की बूंदें ललाट पर चांदनी के उज्जवल प्रकाश में मोतियों की तरह चमक रही है। वंशी रखकर साकी क्षण भर बेगम के पास आकर खड़ी हुई। उसका शरीर कांपा, आंखें जलने लगी, कंठ सूख गया। वो घुटने के बल बैठकर बहुत धीरे धीरे अपने आंचल से बेगम के मुख का पसीना पोंछने लगी। इसके बाद उसने झुककर बेगम का मुंह चूम लिया। फिर जो ही उसने अचानक आंख उठाकर देखा तो पाया खुद दीन दुनिया के मालिक शाहजहां खड़े उसकी ये करतूत अचरज और क्रोध से देख रहे हैं। साकी को सांप डस गया। वो हदबुद्धि की तरह बादशाह का मुंह ताकने लगी। बादशाह ने कहा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रही थी? साकी चुप खड़ी थी। बादशाह ने कहा, जवाब दे। साकी ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाए कनीज अगर कुछ जवाब न दे तो। बादशाह सन्नाटे में आ गए। बांदे की इतनी हिम्मत! उन्होंने फिर कहा, मेरी बात का जवाब नहीं। अच्छा, तुझे नंगी करके कोड़े लगाए जाएंगे। साकी ने अकंपित स्वर में कहा, जहां अपनाए मैं मर्द हूं। बादशाह की आंखों में सरसों के फूल उठाए। उन्होंने अग्निमय नेत्रों से सलीमा की ओर देखा। वो बेसूध पड़ी सो रही थी। उसी तरह उसका भरा यौवन खिला पड़ा था। उनके मुंह से निकला, उह, फाहशा, और तत्काल उनका हाथ तलवार की मूठ पर गया। फिर उन्होंने कहा, दोजक के कुत्ते, तेरी ये मजल! फिर कठोर स्वर से पुकारा, मादूम! एक भयंकर रूप वाली तातारी औरत बादशाह के सामने अदब से आ खड़ी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया, इस मरदूत को तहखाने में डाल दे ताकि बिना खाए पिए मर जाए। मादूम ने अपने कर्कश हाथों से युवक का हाथ पकड़ा और ले चली। थोड़ी देर बाद दोनों एक लोहे के मजबूत दरवाजे के पास आ खड़े हुए। तातारी बांदी ने चाबी निकालकर दरवाजा खोला और कैदी को भीतर ढकेल दिया। कोठरी की गज कैदी का बोझ ऊपर पड़ते ही कांपती हुई नीचे धसकने लगी। प्रभात हुआ। सलीमा की बेहोशी दूर हुई। चौंक कर उठ बैठी। बाल सवारे, ओढ़नी ठीक की और चोली के बटन कसने को आईने के सामने जा खड़ी हुई। खिड़कियां बंद थी। सलीमा ने विस्मय से मन ही मन कहा, क्या बात है, लौंडिया सब कहाँ गई? सलीमा ने पुकारा, साकी, प्यारी साकी, बड़ी गर्मी है, जरा खिड़की तो खोल दे। निगोड़ी नींद ने तो आज गजब ढा दिया। शराब कुछ ज्यादा ही तेज थी। वो द्वार की तरफ चली। देखा, एक तातारी बांधी नंगी तलवार लिए पहरे पर मुस्तैद खड़ी है। बेगम को देखते ही उसने सिर झुका लिया। सलीमा ने क्रोध से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों हो? बादशाह के हुक्म से। क्या बादशाह आ गए? जी हाँ। मुझे इत्तला क्यों नहीं की? हुक्म नहीं था। बादशाह कहाँ है? जीनत महल के दौलत खाने में। सलीमा के मन में अभिमान हुआ। उसने कहा, ठीक है, खूबसूरती के हाट पे जिनका कारोबार है वे मोहब्बत को क्यों समझेंगे। तो अब जीनत महल की किस्मत खुली। तातारी स्त्री चुपचाप खड़ी रही। सलीमा फिर बोली, मेरी साकी कहाँ है? कैद में। क्यों? जहां पनाहे का हुक्म था। उसका कसूर क्या था? मैं अर्ज नहीं कर सकती। कैद खाने की चाबी मुझे दे और मैं अभी उसे छुड़ा कर लाती हूँ। आपको अपने कमरे से बाहर जाने का हुक्म नहीं है। तो क्या मैं कैद में हूँ? जी हाँ। सलीमा की आंखों में आंसू भर आए। वो लौटकर मसनद पर पड़ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर ठहरकर उसने एक खत लिखा, हुजूर, कुसूर माफ फरमावे।
दिन भर की थकी होने से ऐसी बेसुध हो गई कि हुजूर के इस्तकबाल में हाजिर न रह सकी। और मेरी उस लौंडी की भी जान बख्शी की जाए। उसने हुजूर के दौलत खाने में लौट आने की इत्तिला मुझे वाजिबी तौर पर न देकर बेशक भारी कसूर किया है, मगर वो नई, कमसीन, गरीब और दुखिया है। कनीज सलीमा। चिट्ठी बादशाह के पास भेज दी गई। बादशाह ने आग बबूला होकर कहा, लाई क्या है? बांदी ने दस्त दबस्त अर्ज की, खुदावंद, सलीमा बीबी की अर्जी है। बादशाह ने गुस्से से होठ चबाकर कहा, उससे कह दे कि मर जाए। इसके बाद खत में एक ठोकर मारकर उन्होंने मुंह फेर लिया। बांदी सलीमा के पास लौट आई। बादशाह का जवाब सुनकर सलीमा धरती पर बैठ गई। उसने बांदी को बाहर जाने का हुक्म दिया और दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोई। घंटों बीत गए, दिन छिपने लगा। सलीमा ने कहा, हाय, बादशाहों की बेगम होना भी क्या बदनसीबी है। इंतज़ार करते करते आंखें फूट जाए, मिन्नतें करते करते जबान घिस जाए, अदब करते करते जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाए। फिर भी इतनी सी बात पर कि मैं ज़रा सो गई, उनके आने पर जाग न सकी, इतनी सज़ा, इतनी बेइज्जती। तब मैं बेगम क्या हुई? जीनत और बांदिया सुनेगी तो क्या कहेगी? इस बेइज्जती के बाद मुंह दिखाने लायक कहाँ रही? अब तो मरना ही ठीक है। अफसोस, मैं किसी गरीब किसान की औरत क्यों न हुई। धीरे धीरे स्त्रीत्व का तेज उसकी आत्मा में उदय हुआ। गर्व और दृढ़ प्रतिज्ञा के चिन्ह उसके नेत्रों में छा गए। वो सांपिन की तरह चपेट खाकर उठ खड़ी हुई। उसने एक और खत लिखा, दुनिया के मालिक, आपकी बीवी और कनीज होने की वजह से मैं आपके हुक्म को मानकर मरती हूँ। इतनी बेइज्जती पाकर एक मलिका का मरना ही मुनासिब है, मगर इतने बड़े बादशाह को औरतों को इस कदर नाचीज तो नहीं समझना चाहिए। एक अदनी सी बेवकूफ़ी की इतनी कड़ी सज़ा दी जाए। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं बेखबर होकर सो गई थी। खैर, सिर्फ एक बार हुजूर को देखने की ख्वाहिश लेकर मरती हूँ। मैं उस पाक परवरदिगार के पास जाकर अर्ज करूँगी कि वो मेरे शौहर को सलामत रखे। सलीमा। खत खत को इत्र से सुवासित करके ताज़े फूलों के गुलदस्ते में इस तरह रख दिया जिससे कि किसी की उस पर फौरन ही नज़र पड़ जाए। इसके बाद उसने जवाहरात की पेटी से एक बहुमूल्य अंगूठी निकाली और कुछ देर तक आंखें गड़ा गड़ा कर उसे देखती रही, फिर उसे चाट गई। बादशाह शाम की हवाखोरी को नज़रबाग में टहल रहे थे। 2-3 खोजे घबराए हुए आए और चिट्ठी पेश करके अर्ज किया, हुजूर, गजब हो गया, सलीमा बीवी ने जहर खा लिया और वे मर रही हैं। क्षण भर में बादशाह ने खत पढ़ लिया। झपटे हुए सलीमा के महल पहुंचे। प्यारी दुल्हन सलीमा जमीन पर पड़ी है, आंखें ललाट पर चढ़ गई है, रंग कोयले के समान हो गया है। बादशाह से रहा नहीं गया। उन्होंने घबराकर कहा, हकीम, हकीम को बुलाओ। कई आदमी दौड़ पड़े। बादशाह का शब्द सुनकर सलीमा ने उनकी तरफ देखा और धीरे स्वर में कहा, ज़हे किस्मत। बादशाह ने नज़दीक बैठकर कहा, सलीमा, बादशाह की बेगम होकर क्या तुम्हें यही लाजिम था? सलीमा ने कष्ट में कहा, हुजूर, मेरा कसूर बहुत मामूली था। बादशाह ने कड़े स्वर में कहा, बदनसीब, शाही जनान खाने में मर्द को भेस बदल कर रखना मामूली कसूर समझती है। कानों पर यकीन कभी न करता, मगर आंखों देखी को भी झूठ मान लूं। तड़पकर सलीमा ने कहा, क्या? बादशाह डरकर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, सच कहो, इस वक्त खुदा की राह पर हो, ये जवान कौन था? सलीमा ने अचकचाकर पूछा, कौन जवान? बादशाह ने गुस्से से कहा, जिसे तुमने साकी बनाकर पास रखा था। सलीमा ने घबराकर कहा, हैं? क्या वो मर्द है? बादशाह, तो क्या तुम सचमुच ये बात नहीं जानती? सलीमा के मुंह से निकला, या खुदा। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वो मामला समझ गई। कुछ देर बाद बोली, खाविंद, तब तो कुछ शिकायत ही नहीं। इस कसूर की तो यही सज़ा मुनासिब थी। मेरी बदगुमानी माफ़ फरमाई जाए। मैं अल्लाह के नाम पर कहती हूँ कि मुझे इस बात का कोई पता नहीं था। बादशाह का गला भराया। उन्होंने कहा,
तो प्यारी सलीमा, तुम बेकसूर चली। बादशाह रोने लगे। सलीमा ने उसका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखकर कहा, मालिक मेरे, जिसकी उम्मीद न थी मरते वक्त वो मज़ा मिल गया। कहा सुना माफ़ हो और एक अर्ज लौंडी की मंजूर हो। बादशाह ने कहा, जल्दी कहो सलीमा। सलीमा ने साहस से कहा, उस जवान को माफ़ कर देना। इसके बाद सलीमा की आंखों से आंसू बह चले और थोड़ी देर में वो ठंडी हो गई। बादशाह ने घुटने के बल बैठकर उसका ललाट चूमा और फिर बालक की तरह रोने लगे। गजब के अंधेरे और सर्दी में युवक भूखा प्यासा पड़ा था। एकाएक घोर चित्कार करके किवाड़ खुले। प्रकाश के साथ ही एक गंभीर शब्द तहखाने में भर गया। बदनसीब नौजवान, क्या होश हवास में है? युवक ने तीव्र स्वर में पूछा। कौन? जवाब मिला, बादशाह। युवक ने कुछ भी अदब किए बिना कहा, ये जगह बादशाहों के लायक नहीं, क्यों तशरीफ लाए हैं? तुम्हारी कैफियत नहीं सुनी थी, उसे सुनने आया हूं। कुछ देर चुप रहकर युवक ने कहा, सिर्फ सलीमा को झूठी बदनामी से बचाने के लिए कैफियत देता हूं। सुनिए, सलीमा जब बच्ची थी मैं उसके बाप का नौकर था, तभी से मैं उसे प्यार करता था। सलीमा भी प्यार करती थी, पर वो बचपन का प्यार था। उम्र होने पर सलीमा पर्दे में रहने लगी और वो शहंशाह की बेगम हुई, मगर मैं उसे भूल न सका। 5 साल तक पागल की तरह भटकता रहा। अंत में भेस बदलकर बांदी की नौकरी कर ली। सिर्फ उसे देखते रहने और खिदमत करके दिन गुजारने का इरादा था। उस दिन उज्जवल चांदनी, सुगंधित पुष्प राशि, शराब की उत्तेजना और एकांत ने मुझे बेबस कर दिया। उसके बाद मैंने आंचल से उसके मुख का पसीना पोंछा और मुंह चूम लिया। इतना ही खतावार हूं। सलीमा इसकी बाबत कुछ नहीं जानती। बादशाह कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद वे बिना ही दरवाज़ा बंद किए धीरे धीरे चले गए। सलीमा की मृत्यु को 10 दिन बीत गए। बादशाह सलीमा के कमरे में ही दिन रात रहते हैं। सामने नदी के उस पार पेड़ों के झुरमुट में सलीमा की सफ़ेद कब्र बनी है। जिस खिड़की के पास सलीमा बैठी उस दिन रात को बादशाह की प्रतीक्षा कर रही थी, उसी खिड़की में उसी चौकी पर बैठे हुए बादशाह उसी तरह सलीमा की कब्र दिन रात देखा करते हैं। किसी को पास आने का हुक्म नहीं। जब आधी रात्रि हो जाती है तो गंभीर रात के सन्नाटे में एक मर्म भेदिनी गीत ध्वनि उठ खड़ी होती है। बादशाह साफ साफ सुनते हैं, कोई करुण कोमल स्वर में गा रहा है, दुख हुआ मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तथा परिचितों में शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।